Now we start how is federalism practiced. Our constitution did not give the status of national language to any language through हिंदी एंड इंग्लिश वर आइडेंटिफाइज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्टेट मतलब किसी भी लैंग्वेज को कोई स्टेटस नहीं दिया है और बस हिंदी और इंग्लिश को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है। हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो हमारे संविधान ने किसी भाषा को, मैंने बोल दिया था, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान तो आवश्यक है, लेकिन फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। जो रियल सक्सेस है इंडिया की, जो रियल सक्सेस होगी, ये कहते हैं ना, भारत में संघवाद की वास्तविक सफलता अगर बताई जाएगी तो वो डेमोक्रेसी को बताई जाएगी। भारत तो वैसे भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट वन, द सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव बीन restructured to strengthen federalism in the following ways. संघवाद को मजबूत करने के लिए कुछ तरीकों को अपनाया गया, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को अलग बना देना, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है? द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषाई राज्य का बात करें हम, तो भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति को बनाने के लिए एक सबसे फर्स्ट और बड़ी पहल थी। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को ख़त्म कर दिया गया और नए स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया गया या क्रिएट किया गया। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। 1947 में नए राज्य बनाने के लिए पुराने राज्यों की कुछ बाउंड्रीज की सीमा जो थी ना, लिमिटेशन, उसको बदल दिया गया। मतलब बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला स्टेट है, देन यहाँ से दूसरा स्टेट स्टार्ट है, ऐसे नहीं, बाउंड्री को डिसाइड कर दिया गया। Next one, this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same states. ये इसलिए किया गया क्योंकि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे ना, वो सेम स्टेट में रहे। When the demands of for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the distinct regenerations of the country. जब भाषा के आधार पर लोगों ने डिमांड करी, इस बात के लिए डिमांड की गई, तो कुछ जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स, उनको ये भी डर था कि इससे देश अलग अलग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनकी डिमांड को मान लिया। नेक्स्ट वन है लैंग्वेज पॉलिसी। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of the national language to any one language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज तो बोला ही नहीं है, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आइडेंटिफाई तो कर दिया है। नेक्स्ट, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन 40% लोगों की ही हिंदी मातृभाषा है, बाकी सबके लिए तो ये प्रोटेक्ट नहीं है ये वाली लैंग्वेज, क्योंकि उनकी तो मातृभाषा ही नहीं। जैसे कि तमिल की बात कर लें, चेन्नई में जो लोग रहते हैं वो तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, बेंगलुरु में कन्नड़ बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। तो इस बेस पे अलग अलग है, तो हम कह नहीं सकते कि सभी को हिंदी की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज सबके लिए नियुक्त कर दी जाए। Then, besides Hindi, there are 21 other languages recognized as the scheduled language by the Constitution. हिंदी को छोड़कर बाकी 21 लैंग्वेज को भी किसका दर्जा दे दिया गया?
21 लैंग्वेज को भी अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। A candidates in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. इसीलिए भारत में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शन है कि आप इन 22 भाषा में से हिंदी एंड 21 अदर्स, इसमें कन्नड़ है, मैथिली है, तेलुगु है, तमिल है, मराठी है और भी बहुत सारी है, इंग्लिश। तो इन्होंने बोला गया कि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे ना भारत में, तो आप इन 22 भाषा में से किसी भी एक भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टेटस टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो राज्यों को भी अपनी एक भाषा के लिए अधिकार दे दिया गया कि आप अपने अधिकार पे अपनी मतलब अपने राज्य की भाषा नियुक्त कर सकते हो। अधिकांश सरकारी काम संबंधित राज्य की भाषा में ही होंगे, कि आप जिस राज्य में हो सरकारी काम भी उसी भाषा में होंगे। और पता है कोई इंटरव्यू वगैरह होता है ना, उसमें भी बोल दिया जाता है कि आप अपनी मदर टंग में भी इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर official purpose was to stop in 1965, but many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue। मतलब कि संविधान के अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग को, इंग्लिश के प्रयोग को 1965 में बता दिया कि इसको स्टॉप किया जाए, लेकिन जो लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी कि इंग्लिश को प्लीज़ कंटिन्यू रखो। प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy the government of India। हिंदी के प्रचार को भारत की आधिकारिक नीति तो बना दिया गया, बट प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार थी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो लोगों पे ज़बरदस्ती हिंदी लागू करें, वो भी उस स्टेट में जहाँ पर हिंदी बोली ही नहीं जाती, वो डिफरेंट लैंग्वेज के स्टेट्स हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री एंड अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। और अगर इसी की बात करें तो भारतीय राजनीति नेताओं द्वारा भी इस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई, उससे बचने के लिए, उस स्थिति से बचने में मदद भी मिली, जिससे श्रीलंका आ जाए। कहते हैं ना श्रीलंका और तमिलनाडु में ये चेंज हो गया था, जो तमिल बोलते थे और सिंगली बोलते थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice। तो इनका पुनर्गठन किया गया। 1990 there was the rise of regional political party many states of the country। 1990 में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी आए। दिस was also the beginning of the era of the कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट आई, मतलब कि गठबंधन की सरकार आई। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टी हैड लेड टू एंटर इनटू द एन अलायंस विद मैनी पार्टीज। इस बंटवारे से क्या हुआ, लोकसभा में एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला था, इसलिए बहुत सारी पार्टियां आई, उन्होंने सबने मिलकर एक मेजोरिटी करी। ठीक है, दिस लेड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इस वजह से क्या हुआ, एक नई संस्कृति, राज्य की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान भी पैदा किया गया। थस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव, इसलिए फेडरल पावर शेयरिंग को मोर इफेक्टिव बोला जाता है। Then it was in the early years after the constitution came into the force, और इसको जल्द ही प्रभाव में ला दिया गया। अब कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। When two or more political parties came together to form a government, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। शेड्यूल लैंग्वेज क्या होती है, सच लैंग्वेज दैट केम अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 8 शेड्यूल थे, 12 अनुसूची थी, अब पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी है।
तो जो 12 हो चुकी है उसमें ना हर अनुसूची में ना कुछ दिया गया है। ऐसे ही 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज 22 लैंग्वेज के वर्णन किया गया है। Next is decentralization, when power is taken away from central and state government and given to local government is called decentralization। मतलब क्या हुआ, जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता छीन ली जाती है और एक स्थानीय सरकार को दी जाती है। ठीक है, स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की बात करें तो फेडरल पावर शेयरिंग नीडेड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड हैंस द पावर वॉज डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी एक सत्ता की ज़रूरत थी, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। मतलब कुछ शक्तियाँ ऐसी दे दी जैसे कि स्थानीय सरकार, जो छोटे छोटे स्थान की सरकार बना दी जाती है तो वो आपस में ही उसको सेटलमेंट कर लें। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज डन सो दैट लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल। छोटे लेवल पे इसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसको सॉल्व कर दिया जाए। अब मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन 1992। 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या कदम उठाया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनअमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल इफेक्टिव। लोकतंत्र में एक तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए गए। मेजर प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट। जैसे विधानसभा, एमएलए वगैरह इन सब के इलेक्शन होते हैं। मतलब पहले दो ही थी ना, एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन एक थी स्टेट गवर्नमेंट। देन उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक स्थानीय सरकार भी बना देनी चाहिए, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ताकि छोटे मोटे लेवल को वो अपने लोकल उस पर ही उसको सॉल्व कर दें। तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड करा कि इसको कैसे करेंगे, तो उन्होंने एक इलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जो हम देखते हैं ना कि हमारे विधानसभा अलग अलग बन जाते हैं, कि हमारी ये विधानसभा, यहाँ की ये एमएलए है, ऐसे। स्टेट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, इसके लिए इन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए भी सीट को रिजर्व करा, क्योंकि इन लोगों को कोई हक ही नहीं मिल पाता था, SC ST OBC, तो इनके लिए भी सीटों को रिजर्व कर दिया गया। नेक्स्ट वन, एटलीस्ट वन थर्ड इसमें सीट रिजर्व कर दी गई वुमेन के लिए, जो कि वुमेन को कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा था, तो इस हिसाब से वुमेन को भी एक इक्वलिटी मिली गई। ठीक है। एन इंडिपेंडेंस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट ऑफ कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। तो अब क्या हुआ, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए भी हर राज्य में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। और स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दी गई कि वो क्या करें, कुछ रिवेन्यू शेयर करें, किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। रीज़न फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसका रीज़न क्या था, अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ एसेंशियल टू हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल ऑल्सो। जैसे कि बिग कंट्री होते हैं, जैसे इंडिया है, तो वहाँ छोटे स्तर पे ना सरकार की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज, उनको ना एक नॉलेज होती है बेटर, वो लोगों को पास से जानते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा चीज़ें पता होती है। लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज़ ऑफ वेयर टू स्पेंड, और उनको ये भी आइडिया होता है कि कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए मनी, और कहाँ पर कितना कैसे मैनेज करके चलना चाहिए। और कॉमन सिटीजन्स को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉमन सिटीजन को वो इन्वॉल्व भी करते हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए। ठीक है। और उनकी नीड्स को भी देखते हैं कि उनकी क्या नीड्स है, और उसके बेस पे उनके लिए प्लान भी बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, पीपल कैन अप्रोच लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स ईजली एंड क्विकली। पीपल भी जो है अप्रोच करते हैं लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम को पास से जानते हैं और जल्दी सॉल्व करते हैं, और उसके लिए पैसा भी कम आता है। लोकल गवर्नमेंट हैड ग्रास रूट लेवल ऑफ एंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। लोकल गवर्नमेंट को अगर हम कहें तो वो क्या होती है,
वो लोकतंत्र में स्थिरता बना के रखती है, मजबूती बना के रखती है और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है पंचायती राज। रूरल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। ग्रामीण सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार होती है उसे पंचायती नाम राज के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ बिन डिवाइडेड, इनको 3 टायर में डिवाइड किया जाता है। एक तो विलेज लेवल पे ग्राम, ठीक है, एट द विलेज लेवल देयर इज़ अ ग्राम पंचायत, एट द ब्लॉक लेवल देयर इज़ अ ब्लॉक कमेटी एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज़ अ जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? ईच विलेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ विलेज इन अ सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। हर विलेज में कुछ ग्रुप, मतलब कुछ गांव को इकट्ठा करके जो उनका मेन हेड बना दिया जाता है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। दिस काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड्स, इसमें कुछ वार्ड्स आते हैं, ठीक है, जिन्हें पंच भी कहते हैं, और उनका एक मेन हेड होता है जिन्हें प्रेसिडेंट कहते हैं या फिर सरपंच कहते हैं। वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ के लोगों का, जो वार्ड है वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं वहाँ की पॉपुलेशन के बेस पे। इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और वो पूरे गांव में डिसीजन मेकिंग के लिए बनाए जाते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ये सारा इसके बेस पे वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट 2 or thrice in year of approved annual budget of ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। और ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को एक वार्षिक बजट को मंजूरी देने तथा ग्राम पंचायत के कार्य को करने के लिए इसे वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार इनको बैठक भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन है ग्राम सभा। ग्राम सभा इंक्लूजेस एडल्ट पीपल ऑफ द विलेजेस। जो विलेजेस के बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उन सबको मिलाकर एक सभा बना दी जाती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं। इसके क्या कार्य होते हैं, ये इलेक्ट्स करते हैं मेंबर, ये ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू देते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उनको, ग्राम सभा के वर्क है उनको, ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। ग्राम अब है नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो पंचायती समिति स्थानीय सरकार का जो एक ढांचा होता है, जिला स्तर तक जाता है, कुछ गांव के पंचायतों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, या तो पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर इन द एरिया। और जो यहाँ के लोगों को इलेक्ट किया जाता है वो उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। एंड लास्ट इज जिला पंचायत। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला पंचायत। अब यहाँ की जितनी भी पंचायत समिति है, यहाँ के मंडल्स हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ की जो समिति है, मंडल मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो जिला परिषद के अधिकांश जो मेंबर्स होते हैं वो जो इलेक्ट किए जाते हैं वो लोकसभा के सदस्य और उस जिले के विधायक या अन्य जिले के पदाधिकारी होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो जिला परिषद का मेन भी होता है। एंड लास्ट इज म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सिमिलर गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज़ एज वेल। जैसे कि हमने बताया था, अभी रूरल एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में ऐसी कुछ लोकल वो होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम म्यूनसिपलिटीज़ कहते हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बिग सिटीज़ में इन्हें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। बहुत म्यूनसिपलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड, ठीक है, इनको भी कंट्रोल किया जाता है इलेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट इज कहाँ थे हम, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ये तो हो गया।
इलेक्टेड बॉडीज ये हो गया। नेक्स्ट, पीपल म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटीज इन अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो राजनीति का मेन होते हैं, और नगर निगम में ऐसे अधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को रीड करो, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो दिस एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।